नमस्कार मित्रों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान संगम पर। और ये वीडियो नंबर हमारा दूसरा है, आधुनिक भारत का इतिहास। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न से। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने निम्न में से किस वर्ष में शांति निकेतन में एक प्रायोगिक विद्यालय की स्थापना की थी? तो आपसे पूछा जा रहा है, जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे उन्होंने शांति निकेतन में, कहाँ, शांति निकेतन में एक विद्यालय की स्थापना की थी। तो वो उस सन कब किया था, वो आपसे सन पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा 1921 में उन्होंने स्थापना किया था। अगला है, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी? तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, यह बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की फोटो। अगला प्रश्न है, 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना है गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, देखिए, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में, अगर पूछा जाए कब की थी, 1905 में की थी। कहाँ की थी? पुणे महाराष्ट्र में इसकी स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, 1878 के वारना कुलर प्रेस एक्ट को किस वायसराय के शासनकाल के दौरान निरस्त कर दिया गया था? तो किस वायसराय के शासनकाल के दौरान निरस्त कर दिया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड रिपन। ये मैं आपको पूरा इतिहास बताता हूँ। देखिए, जो वारनाकुलर प्रेस एक्ट आया था, ये आया था, सबसे पहले आपको याद रखना है 1878 में आया था। ठीक है, यह अधिनियम 1878 में लॉर्ड लिटन द्वारा पारित किया गया था। देखिए, लॉर्ड लिटन द्वारा पारित किया गया था और उसको निरस्त कब कर दिया गया था? 1881 में। लगभग 3 साल बाद इसे रिपन द्वारा निरस्त कर दिया गया था। तो यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं, लागू किसने किया था? वारनाकुलर प्रेस एक्ट कब हुआ था लागू? 1878 में हुआ था। किसने किया था? लॉर्ड लिटन द्वारा लागू किया गया था। ठीक है, निरस्त कब किया गया था? 1881 में। किसके द्वारा निरस्त किया गया था? जो लॉर्ड रिपन के द्वारा जो है इसको निरस्त किया गया था। तो ये आपको याद रखना है। अगला है, निम्नलिखित में से किसे बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है? तो बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक में से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, नवाब अब्दुल लतीफ खान। अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूंगा? तो किसके द्वारा ये कहा गया था? तो ये कहा गया था ऑप्शन नंबर बी, किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये कहा गया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूंगा। देखिए, स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक बाल गंगाधर तिलक ने यह नारा दिया था। यह नारा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बहुत प्रसिद्ध हुआ और लोगों को प्रेरित किया। तिलक, जिन्हें लोकमान्य तिलक के नाम से भी जाना जाता था, ये उदाहरण है। एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने भारत में स्वशासन के लिए होम रूल लीग की स्थापना भी की थी। तो होम रूल लीग की स्थापना पूछा था किसके ने की थी? तो होम रूल जो रूल लीग की स्थापना में बाल गंगाधर तिलक का भी योगदान था। अगला है, निम्नलिखित में से किसने 1878 के वारनाकुलर प्रेस एक्ट को निरस्त कर दिए थे? क्वेश्चन रिपीट हुआ, तो मैंने अभी आपको बताया था रिपन ने कर दिया था। कब किया था? 1881 में इसको निरस्त कर दिया गया था और जो लॉर्ड लिटन के द्वारा ये पारित किया गया था 1878 में। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने कुख्यात क्रॉलिंग ऑर्डर जारी किया था जिसके तहत भारतीयों को हाथ पैरों के बल रेंगते हुए नाली से गली से गुजरना पड़ता था? तो एक ऑर्डर आया था जिसे कॉर्लिंग ऑर्डर कहा गया। तो गली से जो भारतीय थे उनको गली से जो हाथ पैरों के बल जो है ऐसे ऐसे क्या करना था? रेंग के चलना पड़ता था। तो ऑप्शन नंबर है जनरल डायर, ये से एक ऐसा दुष्ट आदमी था। अगर नाना साहिब का दूसरा नाम क्या था? जो नाना साहिब थे उनका दूसरा नाम था धुंधु पंत। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर होगा। देखिए, नाना साहब एक कुशल सेना नायक और देशभक्त थे, यानी कि राष्ट्रभक्त थे। उन्होंने 1857 की क्रांति के दौरान कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किया और भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराने का आह्वान करते हुए पेशवा की उपाधि धारण की। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको याद रखना है, पूछा जाता है 1857 क्रांति में कानपुर का नेतृत्व किसने किया था? तो नाना साहब जी के द्वारा किया गया था। वह कौन सा अधिनियम है जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नियम से नाम से भी जाना जाता है? तो मार्ले मिंटो जो सुधार अधिनियम है, इसको भारतीय परिषद अधिनियम 1919 इसको भी ये कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी। अगला है,
ब्रिटिश संसद के निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कहा गया था कि ब्रिटिश में कैबिनेट की एक सदस्य को भारत के लिए राज्य सचिव नियुक्त किया गया था? तो ये कब कहा गया था? तो ऑप्शन नंबर हमारा बी, भारत सरकार नियम 1858। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न कह रहा है 1919 के प्रस्तावित रॉलेट अधिनियम के राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमे के कितने समय तक हिरासत में रखने की अनुमति थी? तो ऑप्शन नंबर बी, 2 वर्ष तक रखने की जो अनुमति थी। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा एकदम सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 1780 में किसने भारत पे पहला अखबार द बंगाल गजट के नाम से प्रकाशित किया था? तो किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जेम्स ऑक्सटक हिस्की ने किया था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अब इसका इतिहास चाहे आप इसमें पढ़ सकते हैं। देखिए क्या लिखा है, बंगाल गजट की कहानी 29 जनवरी 1779 को जेम्स ऑगस्टिक हिस्की ने कोलकाता में शुरू किया था। हर शनिवार को पब्लिश होता था। उस समय इसकी कीमत 1 रुपए थी। 3 साल बाद 30 जनवरी 1782 को ब्रिटिश सरकार ने इसे बैन कर दिया था। ये है बंगाल गजट आपके सामने, ये पूरा उदाहरण है। अगला है, किस शिक्षा आयोग ने यह तर्क दिया था कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा? यानी किसने कहा था कि अगर भारतीयों को यूरोपीय शिक्षा यानी कि अंग्रेजी शिक्षा दी जाए तो उनका जो नैतिक होगा, उनका जो मॉरल होगा, उनका क्या होगा? उत्थान होगा, उनका विकास होगा। चरित्र का क्या उत्थान होगा? उत्थान का मतलब उनका विकास होगा। ठीक, ये जो शब्द है ये वाक्यांश है किसके द्वारा? ऑप्शन नंबर सी, वुड्स का नीति पत्र यानी कि वुड्स डिस्पैच, जिसे 1854 कहा गया है। अगला है, वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की गई थी? तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ से आप सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार नियम 1858। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा निर्मित भारत में परिचालित सबसे पुराने पत्तन का क्या नाम है? तो जो सबसे पुराने पत्तन का क्या नाम है? तो ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता पत्तन। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में किस ब्रिटिश भारत का पहला वाइसराय नियुक्त किया गया था? तो ब्रिटिश भारत का पहला वाइसराय किसे नियुक्त किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कैनिंग को जो है ऐसा किया गया था। अब देखिए इसके पीछे कहानी सोचिए। देखिए 1858 के भारत सरकार नियम के बाद ब्रिटिश भारत सीधे ब्रिटिश ताज के अधीन आ गया और गवर्नर जनरल के पद को वाइसराय में बदल दिया गया। अब देखिए यहाँ पे कितनी इंपॉर्टेंट हमें बात बता रहा है। देखिए यहाँ से एक प्रश्न ये बनता है कि किस अधिनियम के बाद या किस डेट के बाद जो है भारत के गवर्नर जनरल का पद वाइसराय में बदल दिया गया? तो अधिनियम पूछे तो 1858 के अधिनियम के बाद, ठीक है, जो भारत का गवर्नर जनरल होते थे उसे वाइसराय बना दिया गया। ठीक है, इतना याद आ गया आपको। लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1862 तक भारत के गवर्नर जनरल थे। देखिए 1858 बदल गया तो जब आया तो 56 रहा, 57 रहा, 58 रहा। तो जब 58 से में बदल दिया गया तो यही गवर्नर जनरल था, फिर यही वाइसराय बन गया। तो इसलिए कहा जाता है जो लॉर्ड कैनिंग था भारत का पहला वाइसराय था। ठीक है, 1858 में जब ब्रिटिश ताज को सत्ता स्थानांतरित की गई तो लॉर्ड कैनिंग को भारत का पहला वाइसराय नियुक्त किया गया, जो मैंने अभी आपको बता दिया। इस प्रकार लॉर्ड कैनिंग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने वाइसराय के पद को संभाला जो भारत के गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया करते थे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य अंग्रेजों के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर करते वाला पहला राज्य था? तो करने वाला कौन सा राज्य था? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा हैदराबाद। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में भारत के प्रशासन को महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा के द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंप दिया गया था? तो ऑप्शन नंबर हमारा सही उत्तर सी होगा 1858। ठीक है, ये देखिए अब यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा के द्वारा भारत के प्रशासन को 1 नवंबर 1858 को, डेट पूछे तो याद रखिए 1 नवंबर 1858 को ब्रिटिश सम्राट के हाथों सौंप दिया गया। यह उद्घोषणा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता को ब्रिटिश ताज में अधीन कर दिया था। अगला है, किस वर्ष में भारत के प्रशासन को महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा के द्वारा में सौंप दिया गया था? तो मैंने अभी आपको बताया 1858, ये मैं इसको विस्तार में बता दिया है। अगला प्रश्न है,
ज्योतिबा राव फूले द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो किस वर्ष की गई थी ज्योतिबा राव फूले द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना? तो इनकी स्थापना ऑप्शन नंबर सी 1873 में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए, सत्यशोधक समाज, जिसका अर्थ होता है सत्य की, सच की खोज करने वाला समाज। 24 सितंबर सन 1873 को ज्योतिबा राव फूले द्वारा एक क्या है ये स्थापित किया गया। सुरेंद्र बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने 1876 में बंगाल में किसकी स्थापना की थी? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे और आनंद मोहन बोस थे। तो 1876 में बंगाल में इन्होंने किसकी स्थापना? तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना इन्होंने किया था। अगला है, सारागढ़ी की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? जो सारागढ़ी की लड़ाई है ये किस वर्ष लड़ी गई थी ये आपको बताना है। तो 73 का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 1897। कब? 1897 जो सारागढ़ी की लड़ाई लड़ी गई थी। ये लड़ाई कौन कौन सी थी? तो भारतीय इतिहास के जो मील का पत्थर साबित हुई थी। कौन सी लड़ाई? सारागढ़ी की लड़ाई। सारागढ़ी की लड़ाई कब हुई थी? तो 12 सितंबर 1897 को ये लड़ाई हुई थी। इसमें देखिए, ये जंग जो है सिखों के बीच हुई थी और अफगान के बीच हुई थी। इसमें 21 सैनिक थे। सिखों के 21 सैनिक थे, अफगान के 10,000 सैनिक थे। फिर भी 21 सैनिक जो सिख थे, 21 सैनिक जो है 10,000 अफगानियों के ऊपर क्या पड़े थे? भारी पड़े थे और लगभग 600 अफगानियों को उन्होंने मार गिराया था। ठीक है, अगला है, भारत बंगाल में सामाजिक धार्मिक सुधारों में अग्रणी आत्मीय सभा की शुरुआत किसने की थी? तो आत्मीय सभा की शुरुआत ऑप्शन नंबर सी राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। बंगाल में सामाजिक धार्मिक सुधारों में अग्रणी आत्मीय सभा की शुरुआत राजा राम मोहन राय ने की। इन्होंने इसे 1815 में कोलकाता में स्थापित किया था और इस सभा का उद्देश्य साल दार्शनिक विषयों पर बहस और चर्चा करना था। साथ ही स्वतंत्रता सोच और सामाजिक सुधारों को बढ़ावा देना था। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, पहला प्रश्न का निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व सीताराम राजू के हाथों में था? तो सीताराम राजू का नेतृत्व जो है किस आंदोलन के हाथ में था? तो रंपा आंदोलन। कौन सा था? ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका सही उत्तर होगा, रंपा आंदोलन था। ठीक है, अब पढ़ते हैं, अल्लूरी सीताराम राजू, ये भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे, ये आंदोलन के क्रांतिकारी थे। ठीक है, उन्होंने 1922 से 1924 में रंपा विद्रोह का नेतृत्व किया, जिसे मान्यम विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। तो हर एक लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। रंपा विद्रोह ब्रिटिश सरकार के वन कानूनों, आदिवासी समुदायों के शोषण के खिलाफ एक नया आदिवासी विद्रोह था। अल्लूरी सीताराम राजू को व्यापक रूप से रंपा विद्रोह का नायक माना गया। उन्होंने 1882 के मद्रास वन अधिनियम के खिलाफ आवाज उठाई, जो आदिवासी लोगों को अपने स्वयं के जंगलों में स्वतंत्रता पूर्वक आंदोलन करने से प्रतिबंधित करता था। तो ठीक है, ये आंदोलन याद रखना है आपको। निम्नलिखित में से मराठी पाक्षिक समाचार पत्र बहिष्कृत भारत किसने शुरू किया? तो बहिष्कृत भारत नाम का जो ये मराठी का क्या था? समाचार पत्र था। तो किसके द्वारा? तो ऑप्शन नंबर ए V.R. अम्बेडकर के द्वारा शुरू किया गया। अगला, औपनिवेशिक शासन के दौरान पहली बार कारखाना अधिनियम निम्न में से किस वर्ष में पारित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी 1881 में पारित किया गया था। अगला है, 1881 का कारखाना अधिनियम लॉर्ड रिपन के वाइसरॉय के शासनकाल में पारित किया गया था। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य कारखानों में श्रमिकों की कार्य स्थितियों में सुधार करना, खासकर बाल श्रम की समस्या को हल करना था। तो कब कारखाना अधिनियम आया था? 1881 में आया था, लॉर्ड रिपन के समय। ठीक है, इसे कारखानों में 5 साल से कम उम्र के बच्चों को काम पर रोक लगा दी और 7 साल से 12 साल के बच्चों के लिए कार्य समय 9 घंटे तक सीमित कर दिया। 1885 में एक कारखाना आयोग भी नियुक्त किया गया था। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। अगला है, निम्नलिखित में किसने भारत में ब्रिटिश राज के दौरान रैयतवाड़ी प्रणाली की थी? तो रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा? तो ऑप्शन नंबर डी कैप्टन अलेक्जेंडर रीड के द्वारा। अगला है, किस अधिनियम के मैंगचू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है? तो किस अधिनियम को जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा भारतीय शासन अधिनियम 1919। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, 1892 का भारतीय
परिषद नियम किस योजना पर आधारित था? तो किस योजना पर? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम सही उत्तर होगा, डफरिंग योजना। क्या? डफरिंग योजना पर आधारित था। वापस वेदों की ओर लौटो का आह्वान किसने किया था? यानी कि वापस वेदों की ओर लौटो या और का नारा किसने दिया था? तो इनका नारा तो दयानंद स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो वापस वेदों की ओर का आह्वान स्वामी नंद सरस्वती ने दिया था। उन्होंने वेदों और ज्ञान को सत्य का सबसे प्रमाणिक स्रोत माना। उन्होंने आर्य समाज की स्थापना 1875 में की। तो पूछा जाए आर्य समाज की स्थापना किसने की है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा 1875 में की गई थी। निम्नलिखित में से कौन व्यापगत के सिद्धांत के आधार पर आधारित था? तो कौन नहीं था? यानी कि व्यापगत का सिद्धांत क्या कहता है? व्यापगत का सिद्धांत कहता है कि जिस राजा के पास उसका स्वयं का पुत्र नहीं है तो उस राज्य के राज्य को जो है अंग्रेज अपने राज्य में मिला लेते थे। तो उन्होंने देख सबसे पहले सतारा को भी हड़प लिया था, संबलपुर को भी, झांसी को भी, लेकिन मैसूर को नहीं। तो मैसूर से इसका कोई संबंध नहीं है, डी। ठीक है, ये पूरा व्यापकता का क्या है सिद्धांत बताया गया है। आप इसको जो मैंने अभी आपको बताया ये वही चीज है। आप इसको चाहें तो आप इसको लीजिए, आप इसको पढ़ भी सकते हैं वीडियो पॉज करके। आप एक एक पॉइंट को पढ़ लीजिएगा। अगला है, ब्रिटिशों के साथ अलीनगर की संधि किसने हस्ताक्षर किसने किए थे? तो इस पर जो हस्ताक्षर है ऑप्शन नंबर बी सिराजुद्दीन दौला ने किए थे। किसके ने? सिराजुद्दीन दौला ने किए थे। ठीक है, अलीनगर की संधि पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब मिर्जा मोहम्मद सिराजुद्दीन दौला ने हस्ताक्षर किए थे। यह संधि 9 फरवरी 1757 को हुई थी। अगला है, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज के नाम से एक सुधार संघ की स्थापना की जिसे बाद में रूप में जाना गया। तो जिसे बाद में जो है ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। किसके नाम से? जिसे बाद में जो दोस्तों ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, तो राजा राम मोहन राय ने की। अगर वहीं आपसे ये पूछा जाए कि ब्रह्म समाज जो है, ब्रह्म समाज का पुराना नाम क्या था, तो उसका नाम था ब्रह्म सभा। वही बदल के ब्रह्म समाज उसका नाम हो गया था। ठीक है, देखिए 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म सभा की स्थापना की जिसका नाम बाद में ब्रह्म समाज रख दिया गया। ब्रह्म समाज का मुख्य उद्देश्य शाश्वत ईश्वर की पूजा करना था। ठीक है, इसने एकाश्वरवाद, मूर्ति की पूजा का विरोध और सामाजिक सुधारों जैसी सती प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ अभियान चलाया। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक भी कहा जाता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला है, निम्नलिखित में से किस भारतीय कांग्रेस का विभाजन जो है नरम दल और गरम दल में हो गया था? तो कौन से हो गया था? तो ऑप्शन नंबर हमारा 77, ऑप्शन नंबर सी 1907 में। कब हो गया था? 1907 में हो गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका 77 हो जाएगा। जो कांग्रेस थी वो दो दलों में बट गई थी। कितने? जो कांग्रेस थी दो दलों में बट गई थी 1907 में। 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था। ठीक है, उसमें दो दल थे, एक गरम दल था, एक नरम दल था। ठीक है, जैसे नरम दल में हो गए गांधी जी, ठीक है, गरम दल में हो गया सुभाष चंद्र बोस। ऐसे थे जो गरम दल और नरम दल। ये कब हुआ? तो ये हुआ 1907 में। एक अधिवेशन होता है जिसे कहा जाता है सूरत अधिवेशन। तो सूरत अधिवेशन में गरम दल और नरम दल क्या है, अलग हो गए थे। ठीक है, ये देखिए 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में हुआ था जिसमें कांग्रेस नरम दल और गरम दल दो भागों में बट गई थी। सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था और इसके अध्यक्ष दो रास बिहारी घोष थे। ये आपसे पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने निम्न में से किस वर्ष में शांति निकेतन में प्रयोग विद्यालय की स्थापना की? तो मैंने आपको ये एक प्रश्न रिपीट हुआ है, 20 का 77 होगा। निम्नलिखित में से किसे बंगाल पुनर्जागरण के मुस्लिम पुनर्जागरण का जनक? यह मैंने आपको बताया था, नवाब अब्दुल लतीफ खान। लाला लाजपत राय निम्न में से किस बैंक के संस्थापक थे? जो लाला लाजपत राय थे ये किस बैंक के संस्थापक थे? तो पंजाब नेशनल बैंक। कब के? पंजाब नेशनल बैंक। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए पंजाब नेशनल बैंक के क्या थे, संस्थापक थे। ठीक है, देखिए लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने लक्ष्मी बीमा
कंपनी की स्थापना भी की थी। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गर्म दल के नेता थे। 1894 में बंगाल नेशनल बैंक की स्थापना हुई थी। तो ठीक है, कब हुई थी? तो पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 1894 में हुई थी। यह बैंक भारत का पहला पूरी तरह से भारतीय बैंक था। अगला है, वर्ष 1854 में भारत की पहली कपास मिल की स्थापना कताई मिल के रूप में कहाँ की गई थी? तो इसकी स्थापना कहाँ की? ऑप्शन नंबर ए, बम्बई में की गई थी। अगला है, देखिए 1854 में भारत की पहली कपास मिल की स्थापना बॉम्बे, जो कि अब मुंबई में है, यहाँ की गई थी। बॉम्बे स्वीपिंग एंड वीविंग कंपनी के नाम से जाना जाता था। इसकी स्थापना कासव जी नाना भाई दावर ने किया था। अगला प्रश्न है हमारा, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती थे, उनका मूल नाम था मूल शंकर। क्या नाम था? मूल शंकर। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था, इसके प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा? डब्ल्यू.सी. बनर्जी के द्वारा। किसके द्वारा? डब्ल्यू.सी. बनर्जी के द्वारा, यानी कि बिमोस चंद्र बनर्जी के द्वारा की गई थी। ठीक है। अगला है, 1919 के प्रस्तावित रॉलेट अधिनियम ने राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमे के कितने समय तक जेल में रखने की अनुमति दी थी? 2 वर्षों तक। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, वर्ष 1798 में लॉर्ड बेलेजली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? तो कौन था? तो हैदराबाद का निजाम था। अगला है हमारा, सिविल सर्विसेज का जनक किसे कहा जाता है? जो सिविल सर्विसेज है, इसका जनक जो है ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। निम्नलिखित में किसे महात्मा गांधी द्वारा भारत कोकिला, किसे भारत कोकिला का नाम दिया गया? तो सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला कहा गया। ठीक है। निम्न में से कौन सी पुस्तक सरोजिनी नायडू द्वारा नहीं लिखी गई है? जो सरोजिनी नायडू द्वारा पुस्तक, तो गवर्नर जो है सरोजिनी नायडू द्वारा पुस्तक नहीं लिखी गई है। भारत में पहली बार जनगणना किस समय पर हुई थी? अगर पूछे भारत में पहली बार जनगणना किस समय पर हुई थी, तो ऑप्शन नंबर ए, 1872 में हुई थी। ठीक है। अब देखिए, इसका डिटेल जानना आपके लिए जरूरी है। 1872 में लॉर्ड मेयो, कौन? लॉर्ड मेयो था, उसके शासनकाल में भारत की पहली बार जनगणना हुई थी। लेकिन यह एक अधूरी जनगणना थी और हर जगह एक साथ नहीं हुई थी। अगर प्रश्न आपसे ये पूछे कि भारत की पहली जनगणना कब हुई थी, तो आपको 1872 बताना है, लॉर्ड मेयो के शासनकाल। अगर वहीं से आपसे ये पूछे भारत में पहली नियमित जनगणना, यानी कि हर 10 साल में जनगणना कब से शुरू हुई थी, तो 1881 बताना है, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। ठीक है। 1951 में भारत के स्वतंत्र होने के बाद पहली बार स्वतंत्र भारत की जनगणना हुई। 2011 तथा 2000 भारत की 15वीं बार जनगणना की जा चुकी है। ठीक है। अगला है, ककोरी ट्रेन डकैती। आप यहाँ पे डकैती नहीं, यहाँ पे आप इसको एक्शन मान लीजिए। क्यों? क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने जो ककोरी ट्रेन डकैती नहीं, यहाँ पे एक्शन है। ककोरी ट्रेन एक्शन कब हुआ था? यहाँ पे नाम बदल दिया ना उन्होंने। तो ककोरी ट्रेन एक्शन कब हुआ था? जो ककोरी ट्रेन एक्शन है, ये हुआ था ऑप्शन नंबर हमारा, ऑप्शन नंबर बी, 9 अगस्त 1925 को हुआ था। ठीक है। अगला है, स्वराज पार्टी 1923 की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी स्थापना है ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास दोनों के द्वारा की गई थी। संवाद कौमुदी समाचार पत्र की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो संवाद कौमुदी जो समाचार पत्र है, तो राजा राम मोहन राय के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और आपके लिए प्रश्न है, देश रत्न उपनाम के नाम से जाना जाता है। देश रत्न उपनाम किसका उपनाम है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, इसका उत्तर आपको कमेंट में देना है। दूसरा प्रश्न है, स्वराज पार्टी 1930 की स्थापना किसके द्वारा की गई? ये अभी मैंने आपको बताया। दोनों प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट में देना है। ठीक है। अब मैं एक कंबाइंड वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको पूरे 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो पर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।